हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर के साथ। लास्ट लेक्चर जो हमने शुरू किया था उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, या व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, और डिफरेंट स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय द डिफरेंट ऑथर्स। राइट। तो सबसे पहले एक एक करके फटाफट इसको रिवाइज करते चलते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डिफाइन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर that studies different economic activities as directed toward the maximization of satisfaction or maximization of profit at the level of individuals and maximization of social welfare at the level of country as a whole. तो सिंपल टर्म्स में बोले तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी, इट्स अ सोशल साइंस which studies a human behavior where everybody is involved in some or other different economic activities for their maximization of satisfaction or maximization of their profits by utilizing the resources of the economy and maximizing the social welfare of a country as a whole. तो आप किसी भी तरीके से कोई भी डेफिनेशन लोगे, सारी की सारी प्रूव्ड है। मैंने ये आपके सामने पीडीएफ फाइल इसलिए खोली है क्योंकि ये प्योर आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है। हमने इसका प्रैक्टिकली थोड़ा सा हमने समझ लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम इसका थ्योरेटिकली इसको एक एक करके टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है ये हमने पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस वेयर द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे कैन बी यूज ऑल्टरनेटिवली। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने क्या पढ़ी थी? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, resources are limited and resources have alternative uses, right? और प्रॉब्लम ये क्या करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हमारे सामने आती है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है। थर्ड आता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। तो अगर हम बात करें व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। ओके। नाउ फिर हमने अगला पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द डेफिनेशंस। तो पहला हमने पढ़ा था साइंस ऑफ वेल्थ। तो साइंस ऑफ वेल्थ वाज गिवन बाय एडम स्मिथ हु इज द फादर इकोनॉमिक्स, जिन्होंने क्या दिया था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। राइट। सेकंड हमने पढ़ी थी साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, और ये डेफिनेशन किसने दी थी? दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को वेल्थ के साथ एड ऑन क्या कर दिया था? ह्यूमन वेलफेयर। इसका मतलब कि जो भी वेल्थ आप कमाओगे, ह्यूमन उसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वेलफेयर के लिए यूज करेगा उस वेल्थ को। राइट। फिर तीसरा हमने पढ़ा था साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। इसमें हमने क्या पढ़ा था? दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। और इनका मोटिव क्या था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies the human behavior as a result between ends हो गई आपकी wants and scarce means, यहाँ means हो गए आपके resources which have alternative uses। तो अगर हम बात करें तो जो हम जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की, दैट इज गिवन बाय प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स। राइट। एंड द फोर्थ डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर ए पी पॉल ए सेमिल्सन, जिन्होंने कहा कि साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी आप रिसोर्सेज यूज करते हो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो कि मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो और मैक्सिमम उनकी कंजम्पशन हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को या ग्रुप ऑफ सोसाइटी को उसकी वेलफेयर मिले। राइट। तो दीज वर द डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय द डिफरेंट प्रोफेसर्स या इकोनॉमिस्ट। राइट। ये हम लास्ट लेक्चर तक पढ़ चुके थे। अब हम आगे चलेंगे। द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। पहले क्या होता था? माइक्रो और मैक्रो दोनों आपके क्लास 12th के टॉपिक थे। अब क्लास 12th में आपका मैक्रो अलग हो गया है और माइक्रो आपके क्लास 11th में आ गया है। तो अभी मैक्रो को ना देख के सिर्फ माइक्रो को समझ लेते हैं। सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट, यानी माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स कैन बी अ पर्सन, इंडिविजुअल कैन बी अ सिंगल प्रोडक्शन यूनिट। तो इंडिविजुअल एक पर्सन भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम हर इंडिविजुअल को डील करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल प्रॉफिट और सेटिस्फैक्शन। तो प्रॉफिट या सेटिस्फैक्शन का मेन जो है वो मेन मोटिव है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने का। इसमें हम टूल्स पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई,
जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे, आगे चलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वहां हम बात करेंगे डिमांड सप्लाई ये सब क्या होता है। सिंपल टर्म्स में डिमांड का मतलब क्या है कि डिफरेंट प्राइसेस पे लोग एक ही कमोडिटी को कितना डिमांड करते हैं। अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगे किसी भी चीज़ के तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेट्स सपोज कि पेन का प्राइस 10 था, तो एक कंज्यूमर 5 पेन लेता था, अब पेन का प्राइस 20 हो गया, तो महंगा होने की वजह से अब वो कम लेता है। तो ये सब क्या है, ये आगे एक एक करके चैप्टर उठाएंगे। और इंडिविजुअल सप्लाई, प्रोड्यूसर कितने प्राइस पे कितने गुड सप्लाई करता है। तो अगर हम इधर बार बार प्राइस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं प्राइस थ्योरी, कि हाउ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर डिटरमाइंड, दैट इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एग्जांपल दिए हैं जैसे कि एक हाउस होल्ड, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, ये सब आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स हम प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस दोनों में पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का मतलब क्या था, हमने क्या पढ़ा था। इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा, द स्टडी ऑफ डेटा in numerical terms, or the study of aggregates of facts in numerical term, which can be used for making comparison, that is called statistics in plural sense. तो अब जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, अगर दो डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। या किसी, मान लो कि दिल्ली में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या फिर बिहार में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उनका न्यूमेरिकल डेटा लेके टोटल डेटा कलेक्ट करेंगे, दिल्ली का टोटल डेटा कलेक्ट करेंगे हम बिहार का, फिर उसके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, तो हम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स आपकी प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस दोनों में चलती है। अब हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी अ डेटा, बट ऑल द डेटा कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स। तो अगर मैं लिखूं 4 2 1 3 6, ये सारा डेटा अगर हम लें तो ये डेटा, द स्टैटिस्टिक्स कैन बी डेटा। तो ये जो डेटा है, ये सिर्फ ये डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए हमने इसको कलेक्ट किया ना हो, और उसके बाद हम उसको जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। अब जैसे राम हैज 200 इन हिज पॉकेट, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन मोहन हैज 400 इन हिज पॉकेट, ठीक है, तो मोहन के पास राम से ज्यादा पैसा है, इसको हमने कंपेयर किया है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ए बी सी 3 स्टूडेंट थे क्लास में, ठीक है, बी फर्स्ट आया है क्योंकि उसके स्कोर 80% है, ए के स्कोर 60% है और सी के स्कोर 75% है। तो अमंग ए बी एंड सी, बी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स देन ए और सी, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल डेटा उठाया है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को उठाया है और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर बी इकलौता, अगर मैं बोलूं ए बी सी, अगर सपोज एक रेस में बी भाग रहा है अकेला और वो जीत जाता है, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्योंकि वो भागने में अकेला ही था। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट्स, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट्स मींस टोटल, तो हमेशा टोटल एग्रीगेट्स को स्टडी करता है स्टैटिस्टिक्स, और न्यूमेरिकल डेटा को एक्सप्रेस होना चाहिए उसको स्टडी करेगा। नाउ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमने क्या पढ़े थे, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो गए हमारे आपके कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कोपाए। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डेटा कैसे कलेक्ट होगा, सेंसस मेथड के थ्रू या सैम्पलिंग मेथड के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, आप उसको कैसे क्लासिफाई करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप हिस्टोग्राम बनाओगे, आप पाई चार्ट बनाओगे, आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे, आप ग्राफिकली कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करोगे। सपोज अगर मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, सपोज जैन में हमारी सेल इतनी थी, फेब में पीक पे चली गई, लेट सपोज जून में इधर आ गई और नवंबर में और कम हो गई। तो ये आप एक पिक्टोरियल, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के आप बता पा रहे हो कि हमारे स्टैटिस्टिक्स क्या है।
ऑन, या हम कंपेयर कर पा रहे हैं डिफरेंट मंथ्स को, डेटा को प्रोजेक्टेड सेल्स के साथ। और फिर आता है आपका एनालिसिस ऑफ डेटा। आप स्टैटिस्टिकल टूल जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, एवरेजेस, इनको यूज करके आप एनालाइज करते हो किसी भी डेटा को, और उसके बाद इन्हीं स्टैटिस्टिकल टूल्स के बेसिस पे आप डेटा का कंक्लूजन निकाल लेते हो, इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट्स को। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। करेक्ट, ओके। अब हम देख रहे हैं आज जो टॉपिक, दैट इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो प्लूरल सेंस में सबसे पहला जो स्टैटिस्टिक्स का फीचर आता है, दैट इज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी सिंगल नंबर को स्टडी नहीं करता। अ सिंगुलर नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। तो कोई भी कंक्लूजन हम एक सिंगल डेटा पे नहीं निकाल सकते। तो डेटा पे कंक्लूजन निकालने के लिए वी मस्ट हैव अ कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आपके पास डेटा कलेक्शन होगा तभी आप कंपेयर कर सकते हो। इंडिया की पॉपुलेशन को अगर हमें चाइना की पॉपुलेशन से कंपेयर करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने लोग रहते हैं इंडिया में या कितने लोग रहते हैं चाइना में। तो दोनों का डेटा न्यूमेरिक टर्म्स में कलेक्ट करके उसके बाद वी कैन मेक द कंपैरिजन एंड come to the conclusion part. Next, the data should be numerically expressed. Statistics हमेशा numbers को study करता है, वो qualitative concept like small, big, rich, poor, beautiful, ugly, ये statistics का part नहीं है। Unless and until qualitative expression जब तक आपके numerically express नहीं होगा तब तक हम उसको statistics में नहीं लेंगे। और स्टैटिस्टिक्स हमेशा किसको स्टडी करता है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डेटा को। तो अगर हम बात करें, इफ आई से कि ए और बी में ए की हाइट इज मोर देन बी की हाइट, ठीक है, कि ए की हाइट बी की हाइट से ज्यादा है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इफ आई से कि ए की हाइट इज 6 फीट एंड 5 इंचेस और बी की हाइट इज 5 फीट एंड 4 इंचेस, तो यहां पर हम उसके क्वालिटी को तो देख रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिक टर्म में क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज स्टैटिस्टिक्स, राइट। थर्ड पॉइंट आता है आपका अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। इसका मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स कहता है कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी एक फैक्टर या एक रीजन की वजह से कंपेयर नहीं किया जाता या इफेक्ट नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स हमेशा इफेक्ट होता है मल्टीपल रीजंस की वजह से। इफ आई से कि लेट्स सपोज कि अनियंस के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि उसकी डिमांड बढ़ रही है इसलिए सप्लायर ने प्राइस बढ़ा दिया, या ये भी हो सकता है कि बैड मॉनसून की वजह से उसकी सप्लाई मार्केट में कम आई है जिसकी वजह से महंगा प्राइस हो गया है, या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है ज्यादा अनियन, इस वजह से उसके प्राइसेस बढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ नहीं मिल पा रहे। तो देर आर मल्टीपल रीजन। तो हम मल्टीपल रीजंस के डेटा को कलेक्ट करके ही हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं कि किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस या उसके फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल रीजंस, राइट। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस। नाउ फोर्थ पॉइंट आता है आपका रीजनेबल एक्यूरेसी। अब रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब है कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो डेटा जो भी आप कलेक्ट करते हो जिस भी पर्पस के लिए, कोई भी आप डेटा बिना किसी पर्पस के लिए कलेक्ट नहीं करते। आपको कोई भी डेटा पे इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप उसके लिए उस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करोगे। नाउ लेट्स सपोज मेरा पर्पस है कि मुझे देखना है कि पावर्टी हमारे रूरल सेक्टर में और अर्बन गांव विलेजेस में और सिटीज में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग पुअर हैं, पावर्टी गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रूरल डेटा का डेटा कलेक्ट करते हैं और अर्बन एरियाज का डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं। लेकिन यह रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब क्या है? जो लोग जाके डेटा कलेक्ट करेंगे, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रूरल एरियाज में जाके विलेजेस में जाके डेटा कलेक्ट करेंगे और हमें गवर्नमेंट को आके वो डेटा प्रेजेंट करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है वो 100% डेटा एक्यूरेट हो, या अर्बन सिटीज में जो डेटा कलेक्ट किया है पुअर पीपल को लेके वो भी 100% एक्यूरेट डेटा हो। तो लेकिन रीजनेबल एक्यूरेसी जो है, रीजनेबली एक्यूरेट डेटा हम ले सकते हैं, बट 100% डेटा कैन नॉट बी कंसिडर्ड, राइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्री डिटरमाइंड पर्पस। अब प्री डिटरमाइंड पर्पस जैसे मैंने बताया कि कोई भी स्टैटिस्टिक्स
कैलकुलेट करने के लिए या कोई भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं जो कि न्यूमेरिक वैल्यू में होना चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज डन फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जैसे हमने यहाँ देखा कि हमारे पास पर्पस क्या था डेटा कलेक्ट करने का रूरल और अर्बन एरियाज में से, क्योंकि हमें ये देखना था दोनों सेक्टर्स में से कितने लोग पुअर हैं, कि रूरल में ज्यादा पुअर हैं या अर्बन में ज्यादा पुअर हैं, या एम्प्लॉयमेंट रूरल में है या अर्बन में है। या अगर मैं पॉपुलेशन कैलकुलेट करना चाहता हूं कि हर 10 सालों में जब सेंसस होता है, सेंसस हमेशा जनगणना वो हमेशा आफ्टर एवरी 10 ईयर्स होती है, तो हर 10 सालों में जब सेंसस होता है तो ये देखना है कि लेट सपोज कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन थी और अब 2020 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो ये हमारे पास एक प्री डिटरमाइंड पर्पस है। तो हम इस पर्पस के लिए पॉपुलेशन के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जिस पे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद हम उसको यूज करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर? जो भी हम पहले से किसी पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा हमेशा एक सिस्टमेटिक मैनर के लिए सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, ना कि हैज़र्डली। ठीक है, जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, एक प्लान आपका पहले से बना होना चाहिए, एक पर्पस पहले से होना चाहिए कि इस पर्पस के लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और हम इस तरीके से चलेंगे। लेट सपोज सेंसस के लिए हमें घर घर जाके डेटा कलेक्ट करना है, तो हमने सिस्टमेटिक मैनर क्या बना लिया, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन। तो वेस्ट जोन में हम कुछ लोग भेजेंगे जो कि ब्लॉक के हिसाब से डेटा कलेक्ट करेंगे, नॉर्थ जोन में ब्लॉक के हिसाब से डेटा, साउथ में ब्लॉक के हिसाब से और ईस्ट में भी ब्लॉक के हिसाब से। तो इस तरीके से डेटा एक हैज़र्डली एक कॉम्प्लेक्स तरीके से कलेक्ट नहीं होगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा जो है कलेक्ट होगा जिसको हम इजीली आगे इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उस पर कोई ना कोई रिजल्ट या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। आई होप कि आपको फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ आगे आता है आपका एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आपके 5 होते हैं कोपाए, जिसमें पहला आता है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके ऊपर हम टूल्स यूज करते हैं, सेंसस एंड सैंपल मेथड डेटा कलेक्ट करने के लिए। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जहां हम एरे ऑफ डेटा एंड टेलीबार्स वगैरह, यानी कितना रिपीटेड डेटा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा और टेलीबार्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबल, ग्राफ और डायग्राम के थ्रू। एनालिसिस ऑफ डेटा, डिफरेंट आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स हो गए, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एवरेजेस, मीन, मीडियन, परसेंटेज, क्वार्टाइल्स, ये सब। और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा कैसे आप कंक्लूजन निकालते हो, इंटरप्रेट करते हो, उनके मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना चेंजेस आ रहे हैं, उनके रिलेशनशिप क्या हैं, उनके कोफिशिएंट्स क्या हैं डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स में। तो ये हम आगे एक एक करके, ये चैप्टर हैं एक एक करके जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, कंट्री की इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, तो इस तरीके से, या इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, और बैड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। तो इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या चाहिए, उनका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। अब क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें, लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये कैसे पता चलेगा? जब इकोनॉमिस्ट डिफरेंट एरिया, डिफरेंट रीजन्स में जाके डेटा कलेक्ट करेगा नंबर्स के फॉर्म में कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और उसके बाद उनके मैग्नीट्यूड को चेक करेगा कि कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड हैं कितने एरिया में। तो वो आपका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को बताता है, क्या कि आपका कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उसका न्यूमेरिक एक्सप्रेशन क्या है, तभी जाके आप कंपेयर कर सकते हो, इसलिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अब अगर मैं डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से कैलकुलेट करूं, दैट इज इंटरसेक्टोरल, कि रूरल एरियाज में कितने लोग पुअर हैं या अर्बन एरियाज में कितने लोग पुअर हैं,
तो उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। तो इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन में हम डिफरेंट सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं उनको, उनके मैग्नीट्यूड को, उसके लेंथ ऑफ जो रिलेटिविटी है उसको कंपेयर करते हैं। कि जैसे रूरल एरियाज में लेट सपोज कि पिछले एक साल में 60% लोग जो थे वो पुअर हैं, और पिछले साल में अर्बन में आपके 25% लोग जो हैं वो पुअर हैं। तो दैट मीन्स कंपेयरिंग द न्यूमेरिकल फैक्ट्स बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो कितना मैग्नीट्यूड डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, दैट इज द इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन की बात करें तो इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन हो गया कि रूरल और अर्बन एरियाज में जो डिफरेंस आ रहा है ईयर बाय ईयर कितना आ रहा है। लेट सपोज कि 2005 में रूरल और अर्बन एरियाज में कितनी आपकी पॉवर्टी, पुअर थे या अनएम्प्लॉयड थे। फिर 2006 में रूरल और अर्बन एरियाज में कितने पुअर रह गए, और 2010 में रूरल में कितने पुअर, अर्बन में कितने पुअर रह गए। तो ईयर वाइज हम उनका मैग्नीट्यूड चेंज को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द रूरल अर्बन सेक्टर्स, ये हो गया आपका इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम पीरियड। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक फोरकास्टिंग? सी, फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आपको सर्टेन करना है कि आप फ्यूचर में कौन सा एक्शंस परफॉर्म करोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्शन। तो यहाँ फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन का मतलब आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन नहीं है कि कोई ज्योतिषी आपने कर ले कि मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इन साल में ये हो जाएगा, या अगले साल लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब है कि आपने पास्ट में जो डेटा था उसको कलेक्ट किया, प्रेजेंट डेटा को उससे कंपेयर किया, और फिर आपने उसका मैग्नीट्यूड चेंज निकाला कि फ्यूचर में एनालाइज कर रहे हो कि पास्ट डेटा के बेसिस पे जब प्रेजेंट को कंपेयर किया तो हमने इस पे ये फोरकास्ट किया, प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जो भी, अब जैसे मेट डिपार्टमेंट है, मेट डिपार्टमेंट जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो ये बताता है कि बरसात कब होगी, क्या होगी। अब सपोज लास्ट ईयर जून में, और जून से लेकर सितंबर तक ये 3-4 महीने जितनी बरसात हुई, और उससे पिछले साल भी देखा कि जून से सितंबर में कितनी बरसात हुई, उसके बेसिस पे आज हम प्रेजेंट में हमने एनालाइज कर लिया कि इन आने वाले मंथ्स में, फ्यूचर में आने वाले मंथ्स में जून से सितंबर में इतना टाइम बरसात होने के चांसेस हैं। ठीक है, या लास्ट टू लास्ट ईयर लोगों की पेइंग कैपेसिटी कितनी थी, और लास्ट ईयर लोगों की पेइंग कैपेसिटी कितनी थी, और इस साल लोगों की इनकम कितनी है, जिस हिसाब से उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये फोरकास्टिंग हम किसके बेसिस पे करते हैं? स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और ईयर बाय ईयर उनके मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर करते हैं। राइट नाउ, लास्ट पॉइंट, व्हाई द स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। सो इट इज थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, आप डेटा को कलेक्ट करके न्यूमेरिक फॉर्म में जब आप उस पर एनालाइज करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, तो उसके बेसिस पे आप कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हो। तो कोई भी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, कोई भी प्लान्स और पॉलिसीज जो फॉर्मुलेट की जाती हैं या जो इलेबोरेट की जाती हैं, वो की जाती हैं पास्ट डेटा के बेसिस पे। आपने फोरकास्टिंग कर ली, पास्ट डेटा के बेसिस पे आपने फ्यूचर को फोरकास्ट कर लिया, और उसको जो आपने फ्यूचर में फोरकास्ट किया, उस फोरकास्टिंग के बेस पे जो है पॉलिसीज बनेगी। लेट्स सपोज फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फाइनेंस मिनिस्टर में प्रिडिक्ट किया कि आने वाले 2-3 सालों में लोगों की इनकम जो है डबल द रेट पे बढ़ जाएगी। तो इनकम डबल द रेट पे बढ़ जाएगी जिस तरीके से जीडीपी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उसके बेसिस पे उसने कुछ पॉलिसीज बना दी कि आने वाले सालों में जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम टैक्स लायबिलिटी को 50% इंक्रीज कर देंगे। अब ये पॉलिसी जो बनी है, ये अंदाजे से या कोई जस्ट मेयर एजम्पशन या प्रिडिक्शन से नहीं बनी, ये हमारी बनी है जो हमने स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग की थी, उसके बेसिस पे हमने पॉलिसीज को डिजाइन किया है। एग्जांपल दिया है, सपोज द फाइनेंस मिनिस्टर gets a feedback on the tax paying capacity of the people
एंड द रेवेन्यू नीड ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को कितना टैक्सेस चाहिए और लोग कितनी टैक्स पे करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसके बेसिस पे उसने टैक्स रेट को फिक्स कर दिया और कितना मैक्सिमम रेवेन्यू वो जनरेट करेगा जिससे कम से कम लोगों को डिस्कम्फर्ट हो। तो ये पॉलिसी जो बनाई जाती हैं वो इन फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शंस के बेस पे बनाई जाती हैं, राइट। तो दिस इज वाई कि वी आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स डेटा को कलेक्ट करता है, उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करता है और उस न्यूमेरिक डेटा को, एक्सप्रेशंस को, क्वांटिटी एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता है। आई होप आपको इसमें कोई पॉइंट में डाउट नहीं होगा। अब लास्ट टॉपिक हम चलते हैं, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि स्टैटिस्टिक्स की कोई लिमिटेशंस है, कोई ड्रॉबैक्स है। पहला, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ न्यूमेरिक फैक्ट्स या न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी करता है, यानी जो नंबर्स की फॉर्म में डेटा है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस हैं, सिर्फ उसको स्टैटिस्टिक्स स्टडी करता है। स्टैटिस्टिक्स कभी भी क्वालिटेटिव डेटा को स्टडी नहीं करता। ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, लाई, ब्यूटीफुल, अगली, बिग, स्मॉल, ये सब डेटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं स्टडी करता। लेकिन क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन के अगर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स की एक और लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट्स को स्टडी करता है, स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को स्टडी करता है, स्टैटिस्टिक्स कभी भी सिंगल डेटा को स्टडी नहीं करता। तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स कंपेयर, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमें पता है कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं, और कंपैरिजन के लिए हमें एक टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्स या फिगर्स या कलेक्शन ऑफ डेटा या एग्रीगेट्स ऑफ डेटा होना जरूरी है। थर्ड, होमोजेनिटी ऑफ डेटा विच इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। डेटा को कंपेयर करने के लिए दे शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर, यानी डेटा शुड बी होमोजीनियस। अगर मैं डेटा को स्टडी कर रहा हूँ पॉपुलेशन को, तो मैं पॉपुलेशन को दूसरी कंट्री की पॉपुलेशन से ही कंपेयर करूंगा। अगर मैं रूरल एरियाज की अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी कर रहा हूँ तो उसको मैं अर्बन एरियाज की अनएम्प्लॉयमेंट से ही स्टडी करूंगा। ये नहीं कि मैं रूरल एरियाज की अनएम्प्लॉयमेंट को अर्बन एरियाज की पॉवर्टी से स्टडी कर रहा हूँ, तो वो होमोजेनिटी ऑफ डेटा नहीं होगा। तो डेटा of different qualities and kinds cannot be compared, so there should be similarity of data for making comparison, right? Okay, next point आता है आपका, results are true only on averages। तो जो भी हम statistical findings या जो भी हम statistical conclusions निकालते हैं वो averages पे ट्रू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज क्लास में 4 बच्चे हैं, A, B, C और D। अब मान लो कि A के मार्क्स आए हैं 60%, B के आए हैं 80%, C के आए हैं 40% और D के आए हैं लेट सपोज 70%। ठीक है, तो अगर मैं इनका टोटल, अगर क्लास टीचर इनके बेसिस पे अगर एवरेज रिजल्ट निकाले, ठीक है, लेट सपोज मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, एक स्टूडेंट के A सब्जेक्ट में 60 आए हैं, B में 80 आए हैं, C में 40 आए हैं और D में 70 आए हैं। तो अगर मैं चारों के मार्क्स टोटल कर लूं तो ये कितने हो जाएंगे, 110, 110 और 80, 190 और 60 टू 50। ठीक है, और लेट सपोज एक पांचवा सब्जेक्ट है जिसमें 50 आए हैं, तो टोटल मार्क्स हो गए 300। अब अगर क्लास टीचर ने उसका परसेंटेज में मार्क्स निकालने हैं या एक एवरेज रिजल्ट निकालना है, तो टीचर क्या करेगी, 300 डिवाइडेड बाय 5 सब्जेक्ट्स इनटू 100 करके परसेंटेज मार्क्स निकाल देगी 60%। तो 60% का मतलब क्या है, यहाँ 60% का मतलब है कि स्टूडेंट के एवरेज हर सब्जेक्ट में 60% के आसपास मार्क्स आए होंगे। अब लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हर सब्जेक्ट में 60 तो नहीं आए, किसी में 60 से कम आए हैं, किसी में 60 से ज्यादा आए हैं। तो इसका मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन या रिजल्ट निकलते हैं वो एवरेज मार्क्स पे, एवरेजेस पे ही ट्रू होते हैं, एग्जैक्टली 100% ट्रू नहीं होते। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली बी यूज बाय एक्सपर्ट्स। स्टैटिस्टिक्स कोई भी लेमैन पर्सन उसको समझ तो सकता है लेकिन उसको यूज नहीं कर सकता कोई भी स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स के लिए। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करने के लिए एक स्पेशल नॉलेज शुड बी एक्वायर्ड बाय दी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स। तो जिसपे उन्होंने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ली हो, ट्रेनिंग ली हो, वही लोग जाके एक्सपर्ट्स ही स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके किसी कंक्लूजन या रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक लेमैन, आम इंसान स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज नहीं कर सकता या उन पे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और ये एक लास्ट टॉपिक है, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब कई स्कूल्स में इस पे
ये टॉपिक कटा हुआ है तो इसको मैं अभी नहीं उठा रहा। फिर भी किसी के स्कूल में अगर कराया जाएगा तो आप मुझे बता देना, मैं इंडिविजुअली उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी तक हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स के दो प्लूरल सिंगुलर सेंस क्या होती हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स क्या हैं, उनके इंपॉर्टेंस क्या हैं या फंक्शंस क्या हैं, और स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पहला टॉपिक उठाएंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, विच इज़ अ थ्योरेटिकल चैप्टर। तो आपके 2-3 चैप्टर, ये अगला ही चैप्टर जो है वो आपका थ्योरेटिकल है, उसके बाद पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, थैंक यू सो मच।